हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। बचपन से ही ना जाने ऐसे कितने ही नारे हम पढ़ते और गढ़ते रहे। इसका सीधा मकसद सिर्फ यही रहा कि परिवार जितना छोटा होगा, आबादी उतनी कम होगी और देश उतना ही खुशहाल बनेगा। लेकिन अब ऐसे नारों पर फिर से बहस की जरूरत है। दो बच्चों के सिद्धांत पर फिर से गौर करने की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की ऐसी नसीहत है। आज दिन भर जिस बयान को लेकर सियासत होती रही, उसका मतलब क्या है और उसकी जरूरत क्यों है, अब देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में घटती आबादी के दर पर चिंता जताई तो सियासत से समाज तक एक बार फिर बहस गर्मा गई। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में जनसंख्या को लेकर खासकर हिंदू मुस्लिम आबादी पर पहले से ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भागवत ने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत में जनसंख्या बढ़ने की दर 2.1% से कम नहीं होनी चाहिए, वरना समाज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। जनसंख्या पर मोहन भागवत का बयान आया तो फिर सियासी संग्राम छिड़ गया। ओवैसी ने भागवत की नसीहत पर तंज कसते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अपनी फैमिली का जिक्र करना भी नहीं भूले। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की। जनसंख्या पर संघ प्रमुख पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं, पर उनकी चर्चा करने से पहले ताजा बयान पर हो रहे सियासी वार पलटवार को सुन लीजिए। आरजेडी इस मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दे रही है, तो बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू जनसंख्या पर नीतीश मॉडल का हवाला दे रही है। कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी से हो जाए। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। मान्यवर मोहन भागवत जी को जनसंख्या नियंत्रण पर वक्तव्य देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने वैसे नेताओं से विमर्श करने की आवश्यकता उनको होना चाहिए जो आए दिन जनसंख्या नियंत्रण पर सार्वजनिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मर्तबा बिहार और देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण के मॉडल को प्रस्तुत किया है। विपक्ष संघ प्रमुख के बयान पर निशाना साध रहा है, लेकिन बीजेपी नेता उनके बयान के बचाव में खड़े हैं। उनका मानना है कि देश हित में और सनातन समाज की सुरक्षा के हित में ऐसा करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह से भारत का कल्याण चाहती है। जब भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी कुछ बोलते हैं तो देश के बेनिफिट के लिए कोई बड़ी बात होती है। किसी भी सभ्यता, किसी भी रेस को बचे रहने के लिए जरूरी है कि एक निश्चित दर से ऊपर उसकी जनसंख्या वृद्धि हो। आज के दिन में साउथ कोरियन रेस पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म होने पे है। सनातन इस पूरे विश्व के लिए धरोहर है और इस धरोहर को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि एक निश्चित जनसंख्या वृद्धि दर से ऊपर हमारी जनसंख्या वृद्धि हो। यानी बात समाज हित से शुरू होकर सनातन की सुरक्षा तक पहुंच चुकी है। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में छिड़े मंदिर मस्जिद विवाद के बीच अब हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर भी जुबानी संग्राम तय माना जा रहा है। कम से कम
2 या 3 होना जरूरी है, इसलिए कि 1 रुपया को हम देहाती भाषा कहते हैं, 1 रुपया का कोई मोल नहीं होता, तुरंत खर्च हो जाता है। 2 से 3 अच्छे हैं। कि जो उनका बयान है तो सोच समझ के बयान दिया है उन्होंने। बात वो बोलते हैं तो उसका कई अर्थ निकलता है। जो उन्होंने बोला है उनकी बात में दम है। क्या है देश में हिंदू मुस्लिम आबादी के बिगड़ते संतुलन का सच, ये भी बताएंगे आपको। पर उससे पहले संघ प्रमुख के इस बयान का मर्म समझना जरूरी है। इसका सीधे सीधे, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे इसका असर जरूर पड़ता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी नेता अपने वोट बैंक के हिसाब से, अपने कम्युनिटी, जाति, धर्म के हिसाब से यहाँ पे राजनीति होती है, तो इस ओर देखता है। तो ये सियासत से जुड़ा हुआ भी विषय है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है, संसाधनों से जुड़ा हुआ भी विषय है। जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले भी कई बार अपनी राय जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हर बार उसका मजमून अलग था। जुलाई 2024 में उन्होंने कहा था, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि किसी भी धार्मिक समुदाय या क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले, जो अन्यथा सामाजिक आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक संघर्षों को जन्म दे सकता है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में उनका बयान आया था, एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता है जो सभी पर समान रूप से लागू हो। जनसंख्या असंतुलन पर नजर रखना राष्ट्रीय हित में है। जुलाई 2022 में भागवत ने कहा था, जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं। ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। इंसानों में जब ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है तो यही इंसानियत की निशानी है। यानी मौके और वक्त के हिसाब से जनसंख्या पर संघ की राय भी बदलती रही है। हाल के सालों में कई हिंदू धर्मगुरु और नेता भी इस मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं। पिछले साल विश्व धर्म संसद की मुख्य संयोजक डॉक्टर उदिता त्यागी ने सनातन हिंदुओं के परिवार की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की थी। यति नरसिंहानंद, साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह जैसे हिंदू नेता भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करते रहे हैं। कुछ साल जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती तो हिंदुओं से 10-10 बच्चे पैदा करने की बात कह चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कम होती जनसंख्या के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम आबादी का जिक्र बार बार क्यों होने लगता है। ये समझने के लिए इन आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। 1951 में देश में करीब 30 करोड़ हिंदू और 3.5 करोड़ मुस्लिम थे, यानी 10% से भी कम। लेकिन 2021 में हिंदू आबादी करीब 97 करोड़ और मुस्लिम आबादी 17 करोड़ हो गई, यानी 14% से ज्यादा। अनुमान के मुताबिक 2050 में हिंदू आबादी करीब 130 करोड़ होगी तो मुस्लिम आबादी 31 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, यानी 18% से भी ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 7 दशकों में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। लेकिन अगर पिछले 20 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी साफ नजर आ जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 1992-93 में देश में हिंदू फर्टिलिटी रेट 3.3% थी, जो 2019-20 में घटकर 1.94% हो गई, यानी करीब 41% की गिरावट आई। जबकि 1992-93 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 4.4% थी, जो 2019-20 में घटकर 2.36% हो गई, यानी करीब 46% की गिरावट आई। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम फर्टिलिटी रेट अभी भी हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है, पर पिछले 2 दशकों में इसमें तेजी से गिरावट भी आई है। वैसे अगर हम देखें, आजादी के बाद से सभी समुदायों का TFR रेट लगातार गिरता चला आ रहा है, जिसमें अगर TFR रेट में देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय में तेजी से गिरा है, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं के TFR रेट की तुलना में अधिक है। तो भविष्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी का अधिक होना और हिंदुओं की आबादी का कम होना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मौजूदा TFR रेट के हिसाब से। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत में कम होती जनसंख्या दर भविष्य के लिए कोई खतरनाक संकेत है? क्या इसके पीछे सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर है या कोई वैज्ञानिक वजह भी है?
दुनिया के दूसरे देशों के हालात इस बारे में क्या कहते हैं। और जब जब जनसंख्या की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले चीन का नाम कौंधता है। इसकी वजह यह है, चीन शुरू से ही आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश रहा, तब तक जब तक भारत ने पिछले साल उसे पीछे नहीं छोड़ दिया। दरअसल चीन ने दशकों पहले फैमिली प्लानिंग के फॉर्मूले को सख्ती से लागू किया और यह नतीजा हासिल किया। लेकिन अब चिंता दूसरी है। ताजा रिपोर्ट यह है कि दुनिया के करीब 1/3 देश बढ़ती आबादी नहीं बल्कि घटती आबादी के संकट से जूझ रहे हैं। वहां पर फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से जनसंख्या पर ब्रेक लग गया है और नतीजा यह हुआ कि इन देशों में नौजवानों की संख्या कम हो रही है और बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है। मोहन भागवत का बयान इस लिहाज से अहम क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तीस साल में बदल जाएगी दुनिया की डेमोग्राफी। 2 करोड़ कम हो जाएगी जापान की आबादी। यूक्रेन की जनसंख्या 80 लाख घट जाएगी। इटली में कम हो जाएंगे 60 लाख लोग। ये तो सिर्फ एक बानगी है। दुनिया के कई देशों में आबादी इतनी तेजी से घट रही है कि वहां की सरकारें हैरान परेशान हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है अगले 30 सालों में दुनिया के 61 देशों की आबादी कम हो जाएगी। उनमें से 20 देश तो ऐसे हैं जिनकी आबादी 15% या उससे भी ज्यादा कम हो सकती है। चीन जैसे देश की आबादी भी अब बढ़ने की जगह घटने लगी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को दुनिया की इस बदलती डेमोग्राफी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की आबादी 2020 में 12 करोड़ 70 लाख थी, जो 2050 में 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। इसी तरह इटली की आबादी 6 करोड़ से घटकर 5 करोड़ 40 लाख, यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ 30 लाख से घटकर 3 करोड़ 50 लाख, क्यूबा की आबादी 1 करोड़ 13 लाख से घटकर 1 करोड़, पोलैंड 3 करोड़ 80 लाख से घटकर 3 करोड़ 30 लाख, पुर्तगाल 1 करोड़ से घटकर 90 लाख और ग्रीस की आबादी 1 करोड़ से घटकर 90 लाख हो जाएगी। इनके अलावा हंगरी, जॉर्जिया, रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, लातविया, चेक रिपब्लिक और मोनाको जैसे कई देश हैं जिनकी घटती आबादी अगले 2-3 दशकों में उनके लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। सबसे मेन चीज ये है कि आपके पास स्किल्ड मैन फोर्स कितनी है, मैन पावर कितनी है, और दूसरी चीज कि आपके संसाधन कितने हैं जो उस जनसंख्या के दबाव को झेल सकें। हमारी जनसंख्या हो, जितने संसाधन आज हमारे पास हैं वो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाएं। तो मेरा मानना है कि अगर हमारी जनसंख्या में कमी आएगी तो बट नेचुरल है, हमारा लाइफस्टाइल सुधरेगा, जो लंबी लंबी कतारें हर क्षेत्र में लगी हुई हैं वो कम होंगी। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि फिलहाल दुनिया की कुल आबादी लगातार बढ़ रही है और अगले 50-60 सालों तक इसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी फिलहाल करीब 808 करोड़ है, जो 2080 तक बढ़कर 1040 करोड़ हो जाएगी। यानी 55 सालों में दुनिया की आबादी 232 करोड़ बढ़ जाएगी। यानी अगर दुनिया के 61 देशों को छोड़ दें तो शेष दुनिया की आबादी अगले 55 सालों तक बेलगाम बढ़ती रहेगी, जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। बढ़ती आबादी के मामले में भारत पहले ही दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। अप्रैल 2023 में जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया था। चीन की आबादी 140 करोड़ की है, जबकि भारत की आबादी 1.5 साल पहले ही 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जिन देशों में आबादी कम हो रही है वहां एक समस्या बुजुर्गों की बढ़ती आबादी भी है, लेकिन भारत में फिलहाल करीब 40% आबादी युवा है और बुजुर्गों की जनसंख्या 7% से भी कम है। जाहिर है यहाँ हंगामा देश की आबादी को लेकर कम और हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर ज्यादा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर महीने में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट याद कीजिए, जिसमें दावा किया गया था
कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी के मुकाबले हिंदू जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। 118 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगले 27 सालों में मुंबई में हिंदू 54% से भी कम हो जाएंगे। 1961 में 88% आबादी वाले हिंदू 2011 में 66% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी 8% से बढ़कर 21% हो गई। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी 54% से कम होने का अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया था। मुस्लिम आबादी में इसी दौरान करीब 30% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट को लेकर खूब हंगामा हुआ था और चुनाव से पहले इसे जारी करने को लेकर टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब संघ प्रमुख ने देश की जनसंख्या दर में कमी पर चिंता जताकर ये बहस और बड़ी कर दी है।